नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। रिसेंटली कई लोगों ने यह बात कही पब्लिकली कि भारत को सच्ची आजादी 1947 में मिली ही नहीं थी। कुछ बॉलीवुड अभिनेता अभिनेत्रियां हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा, आप लोग सब समझदार हैं, जानते हैं किसके बारे में बात हो रही है। तो यहां पर उन लोगों ने यह कहा कि भारत को आजादी नहीं मिली थी क्योंकि देखिए माउंट बैटन गवर्नर जनरल बने हुए थे और इनफैक्ट इनको हटाने के लिए हमने राजा से आग्रह किया था। तो डेफिनेटली गवर्नर जनरल के अपॉइंटमेंट प्रोसेस को रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं जो सच्चाई पे आधारित हैं। लेकिन क्या भारत सचमुच में गुलाम था आजादी के बाद भी? क्या हमारे ऊपर माउंट बैटन का राज चल रहा था? तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को आज हम क्लियर करेंगे, जानेंगे कि सच्चाई क्या है। एक एग्जाम एस्पिरेंट के रूप में, एक यूपीएससी एस्पिरेंट के रूप में आपको सिचुएशन पूरी क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। मेनली 1947 से 1950 के बीच में, जब तक हमारा संविधान तैयार होकर लागू नहीं हुआ था, तब तक भारत की स्थिति एग्जैक्टली क्या थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पाथफाइंडर चैनल इसे भी जरूर देखिए। तो सबसे पहले डोमिनियन का मतलब जान लो, क्योंकि आगे बार बार डोमिनियन शब्द आने वाला है। डोमिनियन क्या है? डोमिनियन एक शब्द है जिसका लिटरली मीनिंग होता है कि आप कहां पर राज करते हैं। तो जैसे ऐसे कहा जा सकता है कि द डोमिनियन ऑफ किंग चंद्रगुप्त मौर्य वो स्प्रेड अक्रॉस ऑलमोस्ट एंटायर इंडिया, यानी कि लगभग पूरे भारत को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना डोमिनियन बना दिया था। तो डोमिनियन कोई भी राजा का, किसी सरकार का क्षेत्राधिकार हो सकता है, जहां पर उनका राज चलता है, जहां पर उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। तो 20वीं सदी की शुरुआत में, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद टू बी स्पेसिफिक, एक ऐसा समय आया था जब ब्रिटेन का एक क्षेत्राधिकार दुनिया के लगभग 25% भूभाग पर था। ऑलमोस्ट 25% ऑफ द वर्ल्ड वॉज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। लेकिन ब्रिटेन क्या यहां पर डायरेक्ट शासन करता था? जी नहीं, सभी जगह सिचुएशन अलग अलग थी। तो ये है ब्रिटेन, छोटा सा एक यहां पर आइलैंड, हमारे कंपैरिजन में तो छोटा ही है। तो भारत में एक कॉलोनी थी, ऑस्ट्रेलिया में भी कॉलोनी थी, लेकिन इनको सेल्फ रूल दे दिया गया था। तो जिन देशों को सेल्फ रूल दे दिया गया वो भी डोमिनियन का हिस्सा थे। तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन्हें आजादी दे दी थी। कैसी आजादी? कि आप अपने चुनाव करवाइए, अपने प्राइम मिनिस्टर खुद इलेक्ट कीजिए, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? ब्रिटिश राजा या रानी। तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में आज भी कोई प्रेसिडेंट नहीं होता है, वो लोग अपना हेड ऑफ स्टेट मानते हैं क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को। और इस प्रकार के ये दो बड़े देश बता रहा हूं आपको, और भी कई देश थे। इनफैक्ट अफ्रीका के भी कई देश काफी समय तक डोमिनियन का हिस्सा थे। और ये सारे डोमिनियन वाले जो कंट्रीज हैं, ये आज भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं। तो देखिए, कॉमनवेल्थ एक संगठन है जो आज एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है। लेकिन अगर हम बात करें 1925 1926 की, उस समय ब्रिटिश डोमिनियन क्या थे? वो सभी एरियाज जहां पर ब्रिटेन का या तो डायरेक्ट शासन है, जैसे कि भारत को उन्होंने अपनी डायरेक्ट कॉलोनी बना रखा था, अफ्रीका के सभी देशों को, या फिर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देश जिनको आधी इंडिपेंडेंस दे दी गई थी, इन्हें भी डोमिनियन कहा जाता था। तो भारत में एक डिमांड थी पहले कि डोमिनियन स्टेटस हमें भी दे दिया जाए। होम रूल या सेल्फ रूल उसका नाम दिया गया था। आपको याद हो तो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट ने ये होम रूल मूवमेंट चलाया था 1916 के आसपास। तो अगर वो होम रूल मिल जाता तो हम भी डोमिनियन का हिस्सा बन जाते। तो डोमिनियन एक ऐसा टर्म है जिसको ब्रिटिश बार बार इस्तेमाल करते थे ये बताने के लिए कि ऑटोनॉमस, यानी कि स्वायत्त एरियाज हैं, ब्रिटिश एम्पायर के अधीन है, लेकिन वो बराबर है स्टेटस में। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन उन पर शासन चला रहा है या वो ब्रिटेन के गुलाम है। दे आर इक्वल इन स्टेटस, नो वे सबऑर्डिनेट टू अनदर इन एनी एस्पेक्ट ऑफ द डोमेस्टिक और एक्सटर्नल अफेयर्स। दे आर यूनाइटेड बाय अ कॉमन अलीजियंस टू द क्राउन एंड फ्रीली एसोसिएटेड एज मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। तो ये सभी देश कॉमनवेल्थ का हिस्सा थे। तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि कॉमनवेल्थ और डोमिनियन में क्या डिफरेंस है, दोनों का मतलब क्या है। ठीक है, कॉमनवेल्थ जो है उसे उसी समय बनाया गया था 1920s में, और 1926 के आसपास लगभग सभी देशों के बीच में ये डेफिनेशन एस्टैब्लिश कर दी थी ब्रिटेन ने कॉन्फ्रेंस बुलाकर। तब भारत के भी कई लोग कह रहे थे कि हमें डोमिनियन स्टेटस दे दीजिए। इनफैक्ट आजादी के आंदोलन की डिमांड ही यही थी कि भारत को भी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की तरह स्वायत्तता दे दी जाए। बाद में 1929 में हमने डिमांड बदल दी, पूर्ण स्वराज की कर दी, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। भारत को फाइनली आजादी मिलती है 1947 में। कैसे मिली, उसका पूरा रास्ता क्या था, वो मैंने अपने मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स में बता दिया है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी पाथफाइंडर चैनल पर, सारे 57 लेक्चर्स को देखिए, पूरी आजादी की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। जिसने भी नहीं देखा है उसके लिए बता रहा हूं। तो देखिए, इस कानून ने भारत के आजादी के कुछ मायने तय किए। तो ये कानून पास कहां हुआ था? बाय द वे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ब्रिटेन के राजा ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, और इस कानून से भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाता है और भारत एक स्वाधीन देश बन जाता है। वी बिकेम इंडिपेंडेंट एंड अ सॉवरेन स्टेट फ्रॉम August 15, 1947। लेकिन इस कानून में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था कि भारत का बंटवारा करके दो डोमिनियन बनाए जा रहे हैं। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कानून में यह लिखा था कि हम दो डोमिनियन बना रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान के, और इनके पास ये अधिकार है कि वो चाहें तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग हो सकते हैं, सिसीड कर सकते हैं। सिसीड का मतलब होता है अलग हो जाना। तो दोनों देश ब्रिटेन ने डोमिनियन के रूप में स्थापित किए थे 15 अगस्त 1947 को, और इन्हें परमिशन दी गई थी, या फिर इन्हें ये फ्रीडम दी गई थी कि आप चाहें तो इस सिस्टम से बाहर जा सकते हैं, कॉमनवेल्थ में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है।
भारत और पाकिस्तान दोनों आज दिन तक कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं, लेकिन हमने उस स्टेटस में थोड़ा सा बदलाव किया है। आपको बताता हूं कैसे। अब भारत में ब्रिटिश हुकूमत को कौन चला रहा है? वाइस रॉय। वाइस रॉय का मतलब ही यही होता है कि वाइस रॉयल्टी यानी कि रॉयल्टी या राजा के बजाय जो यहां पर शासन कर रहा है, वाइस कैप्टन के रूप में खेल रहा है या वाइस कैप्टन के रूप में टीम की लीडरशिप कर रहा है, वो वाइस रॉय हो गया। तो वाइस रॉय भारत में किसकी नुमाइंदगी कर रहा है? राजा की, ब्रिटेन के राजा की। ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। तो वाइस रॉय और गवर्नर जनरल का ऑफिस कंबाइंड होता था। पहले गवर्नर जनरल था, बाद में जब भारत को प्रॉपर कॉलोनी बना दिया गया था 1858 में, तब इन्होंने ऑफिस का नाम चेंज करके वाइस रॉय कर दिया, लेकिन पूरा नाम ऑफिस का हमेशा यही था, वाइस रॉय एंड गवर्नर जनरल। अब जब भारत से ब्रिटिश हुकूमत हट चुकी है, इंडिपेंडेंस दे दी गई, तो वाइस रॉय का ऑफिस समाप्त हो गया, लेकिन गवर्नर जनरल का ऑफिस इन्होंने बनाए रखा था। तो इस इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट में यह कहा गया था कि दोनों ही डोमिनियन में एक गवर्नर जनरल का पद होगा और इस गवर्नर जनरल को अपॉइंट ब्रिटिश राजा करेगा। तो यह बात बिल्कुल सही है कि ब्रिटिश राजा भारत के गवर्नर जनरल को अपॉइंट कर रहे थे 15 अगस्त 1947 के बाद भी, लेकिन यह व्यवस्था कब तक चलती रही? केवल 1950 तक। और एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, राजा की मर्जी नहीं है कि जिसको चाहे अपॉइंट कर दे। उस कानून में साफ लिखा गया था कि जो कैबिनेट सुझाव देगी उसी को अपॉइंट किया जाएगा। यानी कि भारत में प्रधानमंत्री नेहरू और उनकी जो कैबिनेट है, वो जिस व्यक्ति का सुझाव देती है उसी व्यक्ति को ब्रिटिश राजा गवर्नर जनरल के रूप में अपॉइंट करेंगे। तो भारत सरकार ने आजादी के कुछ महीनों बाद तक तो माउंटबेटन को ही गवर्नर जनरल बनाए रखा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया। लेकिन उसके बाद में राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या राजा जी को बनाया गया गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल के पास कुछ खास पावर्स थे उस 3 साल के समय काल में। पहला, गवर्नर जनरल के पास बिल्स को वीटो करने का अधिकार था। तो कोई भी कानून अगर संविधान सभा उस समय पास करती तो उसे वीटो किया जा सकता था, और कोई भी कानून पास करना है तो फाइनली उस पर सिग्नेचर भी गवर्नर जनरल के होते हैं। जैसे आज के समय राष्ट्रपति के होते हैं, तो उस समय गवर्नर जनरल के होते थे। तो इस प्रकार से गवर्नर जनरल भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड था। लेकिन क्या उसके पास जबरदस्त पावर्स थे राजा की तरह? नहीं। ही वॉज मोर लाइक अ नॉमिनल हेड, केवल नाम का वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, उसके पास एक्चुअल पावर्स कुछ भी नहीं है। एंड उनको जो भी काम करना था वो बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट के सुझाव के नहीं कर सकते। दे हैड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द रेस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसे भारत में आज भी व्यवस्था है कि राष्ट्रपति अपने स्तर पर ज्यादातर डिसीजंस नहीं ले सकते, उन्हें वही करना होता है जो प्रधानमंत्री और कैबिनेट उन्हें सुझाव देते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उन्हें सुझाव देता है। वैसी ही व्यवस्था तब भी थी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में भी यही लिखा गया था कि जो भी कार्य गवर्नर जनरल करेंगे वो प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर किया जाएगा। उसके बाद कानून में यह भी लिखा गया था कि यह वाली व्यवस्था, गवर्नर जनरल की व्यवस्था, तब तक चलेगी जब तक ये दोनों देश अपने संविधान बनाकर कोई नई व्यवस्था लागू नहीं कर देते। उनके पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो इस व्यवस्था को भी आगे चला सकते हैं और नहीं चाहते तो इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो भारत ने 1949 में जब हमारा संविधान तैयार हो गया तो डिसाइड किया कि हम ये व्यवस्था नहीं चलाएंगे, और 26 जनवरी 1950 को हमने गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया इस देश का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा। तो एक बात बिल्कुल साफ है कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो आजादी भारत को बिल्कुल मिली थी, लेकिन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इवन श्रीलंका, दे वर ऑल पार्ट ऑफ द डोमिनियंस ऑफ द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ जो कि एक बहुत बड़ी संस्था है जिसमें बहुत सारे देश शामिल हैं, उन सभी में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका ये भी शामिल थे। भारत ने 26 जनवरी 1950 को इस व्यवस्था में एक बदलाव कर दिया। हमने कहा कि हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा तो रहेंगे, लेकिन हमारे राष्ट्राध्यक्ष ब्रिटेन के राजा या रानी नहीं रहने वाले हैं। वी विल बी अ रिपब्लिक। हमने एक राष्ट्रपति का पद बना दिया और वहां पर राष्ट्रपति अपॉइंट किए गए, सबसे पहले देश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पाकिस्तान ने यह व्यवस्था 1956 तक चलाई, क्योंकि वहां पर संविधान ही नहीं लिखा गया था 8 सालों तक। तो उन्होंने 1956 तक यह व्यवस्था चलाई। गवर्नर जनरल अपॉइंट होते थे और अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्स पाकिस्तान की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अनुसार होता था, लेकिन वो जो लेटर है वो ब्रिटेन की राजा या रानी की तरफ से आया करता था। तो हमने व्यवस्था 1950 में खत्म की, पाकिस्तान ने 56 में और श्रीलंका ने 1972 में यह व्यवस्था खत्म करी। अब भारत की आजादी के बाद लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि हमारा आखिरी वाइसरॉय था ब्रिटेन की तरफ से, उसी व्यक्ति को भारत की प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने गवर्नर जनरल के रूप में कंटिन्यू किया। ऐसा नहीं कि आज हमारे पास पावर आया तो कल बदल दो, बिकॉज माउंटबेटन की थोड़ी सी जरूरत यहां हमें भी थी, कारण कि माउंटबेटन ने देश को एक रखने के लिए सरदार पटेल का जो पूरा काम था प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ने का, उसमें माउंटबेटन वाज वेरी हेल्पफुल। तो हम भी माउंटबेटन को सम्मान करना चाहते थे। तो जब तक ये कार्य पूरा नहीं हो जाता, कुछ महीनों के लिए माउंटबेटन को वहीं पर रखवाया गया एज गवर्नर जनरल। पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि हम हमारा गवर्नर जनरल बनाएंगे मोहम्मद अली जिन्ना को। तो 1948 में जब तक जिन्ना की मृत्यु नहीं हो जाती, ये गवर्नर जनरल थे। उसके बाद पाकिस्तान में अलग गवर्नर जनरल्स अपॉइंट होते गए।
लगभग 10 महीने तक माउंटबैटन भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं और उसके बाद जून 1948 में ये यहां से चले जाते हैं। इनका काम समाप्त हो चुका था। फिर भारत के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पर ब्रिटेन के राजा जॉर्ज द सिक्स्थ ने एक लेटर दिया जिसमें यह कहा गया कि अब भारत के गवर्नर जनरल होंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी कि राजा जी। तो ये पहले भारतीय गवर्नर जनरल, आखिरी गवर्नर जनरल एंड द सेकेंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बन जाते हैं। ये डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो राजा जी ही बने, ऐसा नहीं है कि माउंटबैटन गया तो उसकी जगह कोई दूसरा अंग्रेज आ गया। तो हम आजाद थे इस मायने में, और ब्रिटेन कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करता कि दूसरे किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया जाए, क्योंकि साफ लिखा गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सुझाव के बिना अपॉइंट नहीं किया जा सकता। अब धीरे धीरे कई देशों ने अपने हेड ऑफ स्टेट के पद से ब्रिटिश मोनार्क को हटाना शुरू कर दिया है। 92 में मॉरिशस ने हटाया था, रिसेंटली अभी बारबेडोस ने भी हटाया था। मैंने इस पर एक लेक्चर भी बनाया, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। 1972 में श्रीलंका ने भी व्यवस्था खत्म कर दी। लेकिन आज भी कई देश हैं जहां पर हेड ऑफ स्टेट ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ है। इनको आज भी डोमिनियन कहा जाता है। सो डोमिनियन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये बड़े देश हैं। उसके अलावा कई छोटे मोटे आइलैंड नेशंस भी मौजूद हैं। जहां तक बात है कॉमनवेल्थ की, तो भारत आज भी इसका सदस्य है। वी आर अ फुल मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ। और हमने संविधान में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन संविधान सभा ने एक रेजोल्यूशन पास किया था और ये कहा था कि हम कॉमनवेल्थ के मेंबर बने रहेंगे। तो भारत के संविधान में कहीं पर भी कॉमनवेल्थ का, ब्रिटेन के महाराजा का जिक्र नहीं है। तो हम पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली यूके से अलग हैं और 1950 से ऑफिशियली हो गए। 1947 में असलियत में भी हो गए थे और 50 आते आते जब तक हमारा संविधान इंप्लीमेंट नहीं हुआ उस दिन तक हम नॉमिनली ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा थे या फिर डोमिनियन का हिस्सा थे। और उसके बाद भारत ना तो डोमिनियन रहा, लेकिन हाँ कॉमनवेल्थ का हिस्सा वो आज भी है और हम अपनी मर्जी से कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं। हमारे यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन का कोई रोल नहीं है, ना तो कोई मेडल बांटे जाते हैं, ना ही इनको कोई अपॉइंटमेंट्स करने होते हैं। नथिंग, एवरीथिंग इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कॉमनवेल्थ में ये बहुत सारे देश हैं, इनकी लिस्ट अभी आप मेरे बारबेडोस वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगी। और हमारे लिए थोड़ा फायदा ही था, इसीलिए हम इसका मेंबर रहे थे कॉमनवेल्थ के। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जिनको डाउट है कि भारत असली में आजाद हुआ था या नहीं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मेरा पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का कोर्स प्लस प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट हो चुका है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप एक अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइबर हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का फायदा ये होगा कि आप भारत के बेस्ट टीचर से लाइव पढ़ सकते हैं। प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर जो भी सब्सक्रिप्शन लें उसमें 10% डिस्काउंट मिलेगा महिपाल कोड का इस्तेमाल करने पर। ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल हैं और हर वेडनेसडे को नए बैचेस बनते हैं। सो डू ज्वाइन दीज बैचेस। आज शाम एक बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। EMI ऑप्शन पर भी आप सभी कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। हमारी 2 फ्री टेस्ट सीरीज का फायदा उठाइए, कॉम्बैट में हिस्सा लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।